और दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, आई होप सो। बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है आपका मज़े की पढ़ाई में। और मज़े की पढ़ाई के इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे बिल, क्योंकि हमारी पिछली वीडियो में हमने यही पेंट किया था। ओके तो पिछली वीडियो में हमने स्पीकर के बारे में पढ़ा था भाई। इनकी सैलरी क्या है, इनका रोल क्या है और ये क्या करते हैं, और इनके कुछ कुछ पावर्स जो थी। और उसी में से एक पावर के बारे में हम पढ़ रहे थे, मनी बिल के बारे में। और मनी बिल से पहले हम बिल का डिस्कशन कर रहे थे और इसी पे हमारी वीडियो जो थी वो स्टॉप हो गई थी। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्या भाई साहब, बिल। तो आपने सुना होगा कि बिल पास होता है। क्या होता है भाई? बिल पास होता है। किस में पास होता है? लोकसभा, राज्यसभा, दैट इज़ पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में बिल पास होता है, राइट। तो इस बिल पास का प्रोसीजर क्या क्या है वही आज हम जानने वाले हैं। तो अपनी पेटियाँ बांध ले, हवा का रुख बदलने वाला है, क्योंकि आज हम बिल पढ़ेंगे भाई, कुछ नहीं बदलने वाला। ठीक है, चलो देखो, बिल जो है ना, ये बिल बिल हम बोल रहे हैं, दैट इज़ एक्चुअली ए लॉ। एक लॉ है, ठीक है। जैसे अभी वक्फ लॉ आया है, राइट, एंड अदर लॉज। तो अब हम एक अपना ओरिजिन लेते हैं एक लॉ का, जो हम, खैर हमारा एक लॉ रहा है कि जिसके पास गाड़ी नहीं उसको जेल हो जाए, वो हम लॉ नहीं लेंगे क्योंकि एक सीरियस लॉ है। तो लेट्स सपोज वी आर टेकिंग अ लॉ वेयर इन इट इज स्टेटेड कि रेप केसेस में जो भी सज़ा है, पनिशमेंट है, विद इन 15 डेज ऑफ क्राइम मिल जाए। ठीक है। अब ये जो है ना, ये जो है, ये लेट्स सपोज लोकसभा की मेंबर ने प्रपोज किया है। ठीक है, ये एक बिल है, ठीक है। और इस बिल को लोकसभा के मेंबर ने प्रपोज करा है। क्या करा है भाई? प्रपोज करा है कि भाई ये होना चाहिए कि जो भी रेप केसेस हो रहे हैं उनके 15 डेज के अंदर पनिशमेंट जो है वो मिल जानी चाहिए, जो भी जिसने भी क्राइम किया है। ठीक है। अब इस बिल को अब क्या होगा, ये भी जो मेंबर्स हैं ना, मेंबर्स जिन्होंने भी, मतलब लेट्स सपोज 10 मेंबर्स की टीम ने ये एक बिल फॉर्म किया है और ये प्रपोज करा है कहाँ पे? लोकसभा में। और लोकसभा का हेड कौन कर रहा होता है? स्पीकर। ठीक है जी, इतना समझ में आया? चलो अब देखो, अब ये बिल क्या हो गया भैया? ये प्रपोज हो गया है। ये बिल क्या हो गया? प्रपोज हो गया है। ठीक है। अब सबसे पहले बहुत ऊपर वाला मोटा लाइन क्या होता है? बिल प्रपोज हुआ लोकसभा में, फिर वहाँ से, यहाँ से सब ने मेजोरिटी दी, फिर राज्यसभा गया, वहाँ से भी पास हुआ मेजोरिटी के बेस पे, एंड देन प्रेसिडेंट के पास जाता है, एसेंट मिलता है, और फिर ये एक लॉ बन जाता है। ठीक है, ये एक बेसिक सा चीज़ है। बट अभी हम देखते हैं कि एक्चुअल बिल का हरकत क्या होती है बिल की भाई। देखो, बिल लोकसभा में प्रपोज किया गया, ठीक है। अब इस बिल की ना 3 सिटिंग्स में खातिरदारी होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेजेस ऑफ पासिंग अ बिल इन पार्लियामेंट। ओके, स्टेजेस ऑफ पासिंग अ बिल इन पार्लियामेंट। ओके, तो ये 3 स्टेजेस में पहला स्टेज तो बहुत सिंपल है। पहला स्टेज में क्या होता है कि भाई बिल में जो भी कुछ लिखा है, लेट्स सपोज 10 मेंबर्स, 1 मेंबर, हुएवर हैज़ प्रपोज्ड विल से कि दिस इज़ आवर बिल। वो बोलेगा, मान लीजिए ये वो मिनिस्टर है, ठीक है, इसके हाथ, इसके पैर, इसके बाल, और ये इस मिनिस्टर ने बता दिया कि भाई ये हमारा बिल है। क्या है? ये हमारा बिल है। और बिल क्या है कि जो भी रेप केसेस है उनको 15 डेज़ के अंदर जो है पनिशमेंट मिल जाए। ठीक है, पनिशमेंट मिल जाए। ठीक है जी। अब पहले फर्स्ट सिटिंग में क्या होगा? फर्स्ट सिटिंग में होगा कि भाई जितने भी रीडिंग्स हैं उसके क्लॉजेज होते हैं। एक बिल में एक लॉ है, राइट। तो अब जो भी जिन्होंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, अमेंडमेंट्स वगैरह वगैरह, उसमें बहुत टिपिकल लैंग्वेज रखी रहती है। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन के टाइम पे सिर्फ रीडिंग होती है, रीडिंग ऑफ बिल। क्या होती है भाई? रीडिंग ऑफ बिल। ये फर्स्ट स्टेज है, ये वाली रीडिंग ऑफ बिल। ठीक है, इस स्टेज पर कोई डिबेट नहीं करेगा, कोई वोटिंग नहीं होगी, सिर्फ लोग पढ़ेंगे कि भैया ये हमारे को बिल प्रपोज किया गया है। समझ में आ गया? ओके, पहला स्टेज क्लियर है। अब हम आते हैं दूसरे स्टेज पे। दूसरा स्टेज क्या होता है? रीडिंग के बाद, रीडिंग हो गई है, रीडिंग के बाद सेकंड स्टेज आती है, जिस स्टेज में एग्जामिनेशन, डिटेल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, क्या होता है भाई? डिटेल एग्जामिनेशन। डिटेल एग्जामिनेशन मीन्स इस टाइम पे जो और मेंबर्स हैं, ठीक है, वो डिबेट कर सकते हैं कि भैया ये आपका जो बिल के प्रोविजंस हैं वो ऐसे हैं कि जी वैसे हैं जी। ठीक है, और इसको फिर एक ना कमेटी का नाम आता है इसमें, जिसका नाम है स्टैंडिंग कमिटी। स्टैंडिंग कमिटी इज एक्चुअली रिव्यूइंग दिस बिल। क्या करती है? बिल को रिव्यू करती है। ठीक है, और इस बिल के ऊपर सारी चीज़ें, मान लीजिए इसका ब्रॉड पर्सपेक्टिव क्या होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे इस बिल के, ठीक है, या फिर इस बिल के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। हो सकता है कि ये मेंबर्स सिर्फ मेंबर्स तक ना रख के पब्लिक को इस बिल पर कमेंट करने की इजाज़त भी दे दें। ठीक है, और भी मतलब कि वट एवर हाउ एवर दे वॉन्ट टू डू। सो स्टैंडिंग कमेटी रिव्यू करती है बिल को। ठीक है, एंड आफ्टर द रिव्यू दे फाइनली गिव आर रिपोर्ट। क्या देते हैं भाई? रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, जिसमें वो रिकमेंडेशन होती हैं। क्या होती है भाई? रिकमेंडेशन होती हैं टू पार्लियामेंट। किस चीज़ की रिकमेंडेशन होती है? रिकमेंडेशन किस चीज़ की होती है? वट एवर जो भी बिल में चेंजेस आने चाहिए अकॉर्डिंग टू द कमिटी। और कमिटी का सोल डिसीजन, या कमिटी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, राइट। कमिटी के अंदर जो भी
लोग होते हैं उनका प्लस पब्लिक का डिसीजन एक रिपोर्ट के ज़रिए इस बिल को पास करने के लिए किसको दिया जाता है, पार्लियामेंट को। आई होप ये क्लियर होगा। हाँ अच्छा, तो अभी हुआ क्या है हमारे पास गाइज, अभी हमारे पास हो गया है कि हमारा सबसे पहला स्टेज क्या है, रीडिंग कंप्लीट हो गया है, डिटेल एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने थर्ड स्टेज पर आते हैं। कौन सा स्टेज है अभी हमारा, थर्ड स्टेज है, वेट पेन चेंज कर लेते हैं, थर्ड स्टेज वोटिंग। अब फाइनली हमारी वोटिंग होगी, ठीक है। अब देखो जो भी रिकमेंडेशंस थी, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट्स जो भी चाहिए हुए थे, अब वो अमेंडमेंट्स कर दिए गए हैं। किसके द्वारा, स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा जो भी प्रपोज किया हुआ होता है, ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा जो भी प्रपोज किया हुआ होता है, उसके बाद अमेंडमेंट्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई, अमेंडमेंट्स हो जाते हैं किस में, बिल में, ठीक है। तो बिल में जब ये अमेंडमेंट्स हो जाएंगे, उसके बाद ये बिल फिर से उसी में, क्योंकि हमारा बिल इस समय लोकसभा से पास हो रहा था, तो फिर ये लोकसभा में सबके सामने दोबारा से मतलब प्रपोज किया जाएगा, दोबारा से खोला जाएगा उन सबके सामने, ठीक है। और उसके बाद फिर होगी जी वोटिंग। क्या होगी जी, वोटिंग। अब वही है कि वोटिंग में मेजॉरिटी मिल जाती है तो फिर क्या खेल हो जाता है, अगर हमारे पास वोटिंग में मेजॉरिटी मिल गई है, क्या मिल गई है भाई लोग, मेजॉरिटी मिल गई है अगर, तो फिर ये जाता है राज्यसभा। अब राज्यसभा इसलिए क्योंकि हमारा बिल लोकसभा से प्रपोज हो रहा था, तो फिर लोकसभा से एक राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा वाले लोकसभा भेज देते हैं, ठीक है। तो ये खेल चलता रहता है इनका। तो ये कहाँ पे जाएगा भाई लोग, राज्यसभा में। और राज्यसभा में फिर से वही 3 प्रोसीजर्स फॉलो होंगे। सबसे पहले रीडिंग होगी इसकी, ठीक है, फिर एग्जामिनेशन होगा इसका, और फिर वोटिंग होगी इसकी, ठीक है। मान लीजिए ये बिल इतना अच्छा है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मेजॉरिटी मिल चुकी है इसको, फिर जाता है ये प्रेसिडेंट के पास, जहाँ पे प्रेसिडेंट इस पे जी कर देते हैं अपने सिग्नेचर, और जी ये जो बिल था अब एक ऑफिशियल लॉ बन जाता है। क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। हो सकता है कि प्रेसिडेंट को पसंद आए, तो प्रेसिडेंट से ऊपर कोई नहीं है। प्रेसिडेंट को याद है ना, वो घर में ये जो पार्लियामेंट है उसको यहाँ वाली चेयर दी गई है प्रेसिडेंट को। मान लीजिए प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आया, भाई कैंसिल, खत्म। या तो वो रिकमेंडेशन बोलेंगे ये करो वो करो, नहीं तो खत्म, दफ़ा हो जाओ। ओके, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे एक बिल जो है वो लॉ बनता है, ठीक है। ओके नाउ अब आपको बिल समझ में आ गया। अब हम जानते हैं मनी बिल का क्या सीन है, ठीक है। मनी बिल का क्या सीन है, देखो मनी बिल मनी बिल जो है ये एक पावर है, किसको दी गई है, स्पीकर को दी गई है भाई। किसको दी गई है, स्पीकर को ये पावर दी गई है, ठीक है। कौन सी पावर, मनी बिल की पावर। देखो सबसे पहले तो एक जो बिल है वो मनी बिल कब कहलाएगा वो जानते हैं। देखो आप मनी से ही थोड़ा सा ध्यान रखो। ओके देखो, ओके लेट अस गो एंड रीड अबाउट मनी बिल। सबसे पहले मनी बिल कब कहलाएगा, जब वो टैक्सेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बेसिकली आपको मनी से समझ में आ रहा होगा कि पैसों के बारे में बात हो रही है, पैसा रिलेटेड टू द कंट्री। कंसोलिडेटेड फंड हमने पढ़ा था, कंसोलिडेटेड फंड, उसके बारे में भी बात अगर होती है तो वो बिल जो है वो मनी बिल कहलाता है, ठीक है। ऐसी कुछ भी चीज़ मान लीजिए कि एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट, किस चीज़ पे, ठीक है, किसी मतलब जब बजट अनाउंस होता है तो उस पर वो सारे एक्सपेंडिचर्स बता दिया, राइट। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि कंसोलिडेटेड फंड से या तो लिए गए हैं या उस पर किए गए हैं, या एनीथिंग रिलेटेड टू द टैक्सेस एंड द कंसोलिडेटेड फंड इज गोइंग टू बी कवर्ड अंडर द मनी बिल, ठीक है, इज गोइंग टू बी कवर्ड अंडर द मनी बिल। नाउ दिस प्रोसेस जो है ना मनी बिल का, वो एक स्पेशल पावर है स्पीकर की, हमेशा याद रखना। एक बिल को मनी बिल बनने के लिए स्पीकर के साइन चाहिए रहते हैं। स्पीकर साइन करते हैं कि हाँ भाई ये है मनी बिल, तभी वो जाके मनी बिल बनता है। अदरवाइज वो बिल नॉर्मल बिल, फाइनेंशियल बिल हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी द मनी बिल। फाइनेंशियल बिल्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, एनीवेज वी नॉट गोना गो देयर, ठीक है। बट एक मोटा मोटा क्या है कि एक बिल को मनी बिल बनने के लिए यहाँ पे स्पीकर साहब के सिग्नेचर चाहिए रहते हैं। अगर नहीं मिले तो भाई खल्लास है, वो मनी बिल नहीं बनेगा। अच्छा, द मोमेंट इट बिकम्स द मनी बिल, अब मनी बिल जो है इतना भारी चीज़ है, सबसे पहली चीज़ याद रखना, मनी बिल को कभी भी राज्यसभा पास नहीं कर सकती, क्योंकि उस पर स्पीकर के साइन चाहिए रहते हैं। इतना तो बताया, या तो इससे रिलेट कर लो, इससे रिलेट कर लो, स्पीकर के साइन चाहिए रहते हैं, इसलिए राज्यसभा में नहीं होगा, क्योंकि स्पीकर लोकसभा के रहते हैं। राज्यसभा में इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि स्पीकर के साइन चाहिए। वट एवर एंड हाउ एवर यू वांट को रिलेटेड आप कर सकते हो, ठीक है। और देखो जैसे हमने क्या करा था, बिल को पहले लोकसभा में पास करवाया था एग्जाम्पल में, ठीक है, फिर वट अमेंडमेंट्स उसमें किए, फिर हमने राज्यसभा में पास करवाया और फिर प्रेसिडेंट के पास लेके गए। मान लो हमारा बिल ऐसा था कि लोकसभा ने तो कर दिया बट राज्यसभा ने पास नहीं किया। राज्यसभा बोलते नहीं भाई कतई भी नहीं, हम क्यों दें, हम नहीं देंगे 15 दिन में क्राइम करने वालों को सजा, हम देंगे 15 साल में, साढ़े खूब क्राइम करें, ऐसा बोल रही है राज्यसभा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, वो बिल पास नहीं होगा। फिर से उसके पूरे प्रोसीजर्स होंगे, इधर उधर सब लोग जॉइंट सेशन होंगे नहीं होंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी उस बिल के लिए, व्हाटएवर हाउएवर दे वांट टू। लेकिन मनी बिल में ये प्रिविलेज राज्यसभा को नहीं है। मनी बिल में ये प्रिविलेज जो है, मनी बिल की ये प्रिविलेज राज्यसभा को नहीं है। मनी बिल कैन नॉट बी
अमेंडेड और कैंसल्ड और क्वेश्चन बाय राज्यसभा। राज्यसभा से कोई भी क्वेश्चन मनी बिल को नहीं किया जा सकता, मतलब कि राज्यसभा को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एक लाइन का है वैसे तो, कि मान लीजिए लोकसभा से गया राज्यसभा के पास, ठीक है, लोकसभा से गया राज्यसभा के पास। अब अगर राज्यसभा ने बोला कि हाँ भाई बढ़िया है, फर्स्ट क्लास बिल है, चलो ये गया और मनी बिल पास्ड। अब ये कैसे मानेंगे इसको कि भैया मनी बिल लोकसभा से पास हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। फिर आता है कि अगर लोकसभा से गया मनी बिल राज्यसभा के पास में, ठीक है, और राज्यसभा ने फिर से लोकसभा को, मतलब वही ना पढ़ के वापस देना होता है, वो 15 दिन या 14 डेज़ का टाइम होता है, ठीक है, इनके पास कितने दिन का होता है, 14 डेज़ का टाइम होता है इनके पास। 14 दिन के अंदर अगर वापस इन्होंने लोकसभा को नहीं दिया तो भी ये मनी बिल पास हो जाता है। अभी तो बताया राज्यसभा को कोई अथॉरिटी नहीं है मनी बिल के पास में, ठीक है, मनी बिल पास हो जाएगा। और इसमें भी हम बोलेंगे कि भैया लोकसभा ने पास किया है। इट रियली डज नॉट मैटर कि मनी बिल राज्यसभा से मतलब उनके थ्रू पास हो रहा है कि नहीं, मनी बिल विल बी पास इफ द स्पीकर एंड लोकसभा मेंबर्स आर रेडी टू पास दैट बिल। इतना क्लियर है, ठीक है। चलो मनी बिल हमने समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि भैया बिल क्या होते हैं। फिर एक फाइनेंशियल बिल करके भी आती हैं चीज़ें, ठीक है, जिसमें जनरल मतलब कि पैसों के बारे में बात होती है, नॉर्मल मनी मैटर्स, राइट, लाइक नॉर्मल फाइनेंशियल मैटर्स। इसमें इट इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू द प्रोविजंस ऑफ कंसोलिडेटेड फंड। मतलब कंसोलिडेटेड फंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, उसको हटा के और मतलब इसमें सारे बाकी के सारे फाइनेंशियल बिल्स आ जाते हैं। ओके, अब हमने ना राज्यसभा की एक इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गए हैं हम बात करना, वो भी हम बात करते हैं। देखो ऐसा हो कि मान लीजिए एक लोकसभा है, ये एक राज्यसभा है, हमें जाना है इसमें 550 सीट से, इसमें 250 सीट से। एक टाइम था, मैंने एक आपको चीज़ बताई थी कि किस केस में लोकसभा का टेन्योर जो है वो एक्सटेंड हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, एक्सटेंड हो सकता है। और वो किस केस में था, वो इमरजेंसी के केस में था। किस केस में था भाई, इमरजेंसी के केस में था, राइट। अब मान लो एक इमरजेंसी लग गई, ठीक है जी, और लोकसभा जो है, ये रही लोकसभा, ये रही राज्यसभा। अब इमरजेंसी के केस में तो आपने बोल दिया कि हाँ भैया लोकसभा का जो टेन्योर है वो बढ़िया मस्त बढ़ा दिया जाए। अब जो भी मान लीजिए कोई ऑर्डर देना है या कुछ भी लॉ वगैरह बनाने हैं, नहीं तो वो लोकसभा अभी प्रपोज कर देगी और मतलब ये फंक्शन हो सकती है पार्लियामेंट ईजिली। अब क्या हो, मान लीजिए 2024 में जैसे इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के, ठीक है, वो कंक्लूड हो गए। अब मान लीजिए 10 तारीख को, 10 जून को मान लीजिए कंक्लूड हुए हैं, उसके बाद 20 जून को उनको ओथ के लिए बुलाया है। और इसी 10 दिन के बीच में, यही 10 दिनों के बीच में क्या हो जाए कि ये जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है पाकिस्तान, ये अटैक कर दे किसको, इंडिया को अटैक कर दे। अब इस केस में क्या होगा, अब देखो इस केस में क्या होगा। अब क्योंकि हमारे पास लोकसभा नहीं है, वो डिसॉल्व हो चुकी है ना, लोकसभा का टेन्योर क्या था, 5 ईयर्स का था, तो हर 5 साल बाद उसको डिसॉल्व होना ही पड़ेगा। नए एमपीज़ आएंगे। अब वो नए एमपीज़ कौन होंगे, जो वहाँ सिलेक्शन लड़ेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो नए एमपीज़ ऐसे हो कि नया चेहरा ही हो ना, पुराने वाले लोग हो सकते हैं, ठीक है, बट दे हैव टू फाइट द इलेक्शन। ओके, चलो अब लोकसभा नहीं बची इन 10 दिनों में, 10 जून से लेके 20 जून के बीच में ये जो 10 दिन का गैप है, इसमें लोकसभा नहीं है। मान लीजिए ऐसा ही अगर हम राज्यसभा को कर दें, जस्ट अ मिनट, ऐसा ही अगर हम राज्यसभा को कर दें, अगर हम राज्यसभा को भी डिसॉल्व कर दें कम्प्लीटली क्या कर दें, डिसॉल्व कर दें, तो ऐसा नहीं होगा, कोई तो ऐसा टाइम आएगा ना जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा कंप्लीट डिसॉल्व हो जाएगी, यानी कि कोई भी इंसान पार्लियामेंट को चलाने के लिए नहीं बचेगा। ये तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा कुछ 10 दिन की स्थिति आ गई और लोकसभा राज्यसभा की डिसॉल्व हो गई तो भैया है ना गड़बड़। तो देखो ये क्वेश्चन आता है और ये समझने वाली बात है कि राज्यसभा को इसीलिए परमानेंट हाउस बोलते हैं, परमानेंट हाउस, और लोकसभा को इसीलिए टेम्परेरी हाउस बोला गया था, क्योंकि राज्यसभा जो है ना डिसॉल्व नहीं होती कम्प्लीटली। जैसे लोकसभा का कंप्लीट टेन्योर 5 ईयर्स है, यानी कि 5 साल बाद लोकसभा ही खत्म हो जाती है, राज्यसभा कभी भी खत्म नहीं होती। क्यों, क्योंकि राज्यसभा का आपने पढ़ा होगा टेन्योर 6 साल है। 6 साल राज्यसभा का टेन्योर नहीं है गाइस, 6 साल है राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर। राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर है 6 ईयर्स, यानी कि हर 6 साल में 1/3 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जो है वो आउट हो जाते हैं, यानी कि उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। दैट मीन्स 2/3 ऑफ मेंबर्स एट गिवन टाइम हमेशा प्रेजेंट रहेंगे पार्लियामेंट में टू फंक्शन द पार्लियामेंट, ठीक है जी, टू फंक्शन द पार्लियामेंट। याद रखना कि राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड कम्प्लीटली, उसका 1/3 मेंबर्स का टाइम 6 साल है, और लोकसभा के मेंबर्स प्लस लोकसभा जो है दोनों का टाइम, लोकसभा प्लस मेंबर्स
दोनों का टाइम जो है 5 साल है, यानी कि 5 साल में मेंबर्स भी आउट हो जाएंगे और लोकसभा भी आउट हो जाएगी। लेकिन राज्यसभा में सिर्फ 1/3 मेंबर्स जो हैं हर 6 साल बाद आउट हो जाते हैं, फिर से होंगे, फिर से आ जाएंगे। दैट मीन्स जो 2/3 मेंबर्स जो हैं, क्या है भाई, 2/3 मेंबर्स जो हैं वो हमेशा रहेंगे एट वन गिवन टाइम। तो अगर कुछ भी ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आती है जिस केस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, कुछ भी हो गया है और लोकसभा डिसॉल्व है, उस केस में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन ये लोग कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और कुछ पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ टॉपिक्स। ओके वेट, लेट्स गो। एक देखो, स्टार्ट पहले तो हम जान लेते हैं कि पार्लियामेंट जब स्टार्ट होती है, मतलब कि जब बुलाया जाता है उनको, राइट, अदर देन द ओथ टेकिंग सेरेमनी, उसमें स्टार्टिंग होती है क्वेश्चन आवर से, जिसको हम बोलते हैं सेशन। सेशन से ना 3 सेशन से, बजट सेशन था, अरे भाई बजट सेशन था, मॉनसून सेशन था, विंटर सेशन था। अब विंटर सेशन आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिनों में, ठीक है। तो सबसे पहला जो सेशन का स्टार्टिंग जो होती है वो क्वेश्चन आंसर होती है। इसमें जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिनिस्टर्स से या मेंबर्स से, ठीक है। मिनिस्टर से, मेंबर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो क्वेश्चन के एक्चुअली टाइप भी होते हैं, हम बहुत डिटेल में जाएंगे। जैसे पहला होता है स्टार क्वेश्चन, स्टार, ये रहा ये स्टार, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ओरल एक्सप्लेनेशन देना होता है। ये ओरल एक्सप्लेनेशन देना होता है मिनिस्टर्स को, ठीक है। और हर एक मेंबर सिर्फ एक ही स्टार क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखना, हर एक मेंबर को सिर्फ एक स्टार क्वेश्चन पूछने की इजाज़त है। सेकंड होता है भाई अनस्टार्ड क्वेश्चन। क्या होता है भाई अनस्टार्ड क्वेश्चन? इसमें क्या होता है कि मिनिस्टर्स को 10 दिन पहले ही, मतलब कि 10 दिन का ही नोटिस दे दिया जाता है और उसके बाद उनको एक रिटन आंसर देना होता है, रिटन एक्सप्लेनेटरी आंसर देना होता है। और इसके ऊपर मान लीजिए स्टार्ट क्वेश्चन था कि हमारे वहाँ की सड़क हमने 10 साल पहले बोला था, हम 2 बार एमपी बन चुके हैं, अभी तक नहीं बनी है। ये मान लीजिए स्टार्ट क्वेश्चन पूछ लिया किसी ने, जस्ट एन एग्जाम्पल। अब और फिर एक मिनिस्टर का आता है कि जी इसलिए नहीं बनी क्योंकि वट एवर रीजन्स जो उन्होंने दिए हैं, ठीक है। उसके बाद कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं होगा कि अच्छा ऐसे कैसे, वो एक ही आंसर ले लो भाई, ऐसा मतलब ये वाला सीन होता है। उसके बाद आता है एक थर्ड क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, इसमें बहुत सिंपल सा चीज़ है कि क्या होता है कि भाई पब्लिक के लिए अर्जेंसी की चीज़ों के लिए एक क्वेश्चन उठाया जाता है और उसमें भी जो भी स्पीकर साहब हैं या हेड है, मतलब बेसिकली है ना, उनको एक वो मतलब पूछते हैं कि भाई आपको ये अर्जेंट लगा है ना, ये क्वेश्चन अर्जेंट वाई क्यों लगा है, तो वो पूछ के वो बताना होता है और फिर वो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इस तरीके से हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यार एक और चीज़ आती है ज़ीरो आर। ज़ीरो आर इज़ ये क्वेश्चन आर के बाद होता है, क्वेश्चन आर के बाद होता है, यानी कि ज़ीरो आर इज़ फॉलोइंग द क्वेश्चन आर, ठीक है। और जनरली ये 12 बजे के आसपास के टाइम पे आता है और इस टाइम के बाद फिर बस हमारा मतलब ये लोग जाते हैं, अपना काम वाम करते हैं और ख़त्म कर देते हैं। और मतलब इसमें बेसिकली डिस्कशंस होते हैं इस ज़ीरो आवर में, ऐसा कुछ खास तो नहीं होता है। फिर बहुत सारे डिस्कशंस, मतलब कि वर्बल डिस्कशन, आपने ना वो टेबल पीट रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो सब इसी के दौरान हुआ जाता होता है, ठीक है जी। उसके बाद फिर कुछ मोशंस वगैरह होते हैं एंड कोरम हमने आपको बता दिया है। और एक लास्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, जो भगवान करे कभी भी गवर्नमेंट को ना मिले, चाहे वो किसी भी वैसे हो, क्योंकि खैर मिल चुका है ऑलरेडी, ऐसा नहीं है इंडिया में। आई गेस अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे नो कॉन्फिडेंस मोशन जो था, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये मिला था, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या करता है कि इसके तहत जो भी मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी यानी कि मान लीजिए बीजेपी जीती हुई थी, तो बीजेपी ये प्रूव नहीं कर पाएगी कि ये मेजॉरिटी है, यानी कि बीजेपी के जो भी मिनिस्टर्स थे आपस में ही लड़बड़ लेंगे और वो मेजॉरिटी नहीं दे पाएंगे, तो उस केस में नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लग जाता है। और उस केस में क्या हो जाता है गाइस, उस केस में लोकसभा जो है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है 5 साल से पहले ही। और जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है फिर होंगे फ्रेश इलेक्शंस, फ्रेश गवर्नमेंट। ये देखो, ये लोकसभा के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ऐसा नहीं है हुआ नहीं है, हो चुका है, बट ये विधान सभा यानी कि स्टेट लेवल जो है उधर ये बहुत कारगर लोग साबित करते हैं। मतलब कि नो कॉन्फिडेंस जो है ना, ये एमएलएज में बहुत धुएं से काम करता है, ठीक है, क्योंकि छोटी क्या बोलते हैं उसको, लेवल की गवर्नमेंट होती है और वहाँ पे दे कैन टेक अ बिट मोर रिस्क देन द कंट्रीज़ गवर्नमेंट, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया है क्या है क्या नहीं है। और अभी तक 2026 तक सबसे ज़्यादा सीटें याद रख लेना यूपी से आती हैं, ठीक है। लोकसभा की 80 के आसपास सीटें होती हैं, फिर 50 या 48 के आसपास सीटें महाराष्ट्र जो है सेंट्रल इंडिया में वो आती हैं। फिर अभी जिसके आने वाले हैं 42 वेस्ट बंगाल जो है उसकी सीट्स होंगी, एंड उसी के साथ साथ बिहार भी, जिसके भी इलेक्शंस हुए हैं 40 सीट बिहार देता है, ठीक है। एंड देन तमिलनाडु ऑल्सो 39। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, ये हो गया, हरियाणा के 10 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर 6 सीटें हैं, उत्तराखंड 5 सीटें हैं। तो इस तरीके से ये सीटें होती हैं लोकसभा की।
राज्यसभा में भी यूपी सबसे ऊपर है, 31 सीटें राज्यसभा की होती है, 31 राइट। उसके बाद महाराष्ट्र आता है, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ऐसे फिर इनकी लिस्ट चलती जाती है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर है। आई होप आपको मज़ा भी आया होगा ये जानने में कि भैया एमपी, अच्छा ये बनते हैं एमपी, ये है कंगना तो अपना जो थैला लेके चलती रहती है ना वो, ये है वो एमपी। अच्छा ये काम करती हैं, अच्छा मंडी से उन्होंने जो बात किया था वैसे किया था। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आई होप यू लव द वीडियोज़। आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। थैंक यू।